हॉलीवुड कलाकार एरिक रॉबर्ट्स और नताशा हेस्टिंग्स के साथ इंटरनेशनल वेब सीरीज मदीना में अभिनय कर चुका हेमंत तिवारी सबसे पहले 2013 में चर्चा में आए थे, जब उनके अभिनय से सजी लोगों में जिंदगी खूबसूरत है का प्रदर्शन कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। हमेशा दूसरों से अलग करने की ख्वाहिश के ही चलते अब हेमंत तिवारी ने बतौर लेखक और निर्देशक विश्व की पहली वन शॉट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लोमड़ बनाई है, जिसमें हेमंत तिवारी ने स्वयं और शिखादेव, परिमल आलोक, तीरथ मुरवाडकर, शिल्पा सबलोक, मोहित कुलशेर, नवनीत शर्मा व रोशन सजवान के साथ अभिनय किया है। फिल्म लोमड़ को अब तक 21 इंटरनेशनल फिल्म समारोहों में पुरस्कृत किया जा चुका है, जबकि यह फिल्म 28 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रह चुकी है। लंबे जद्दोजहद के बाद हेमंत तिवारी अब अपनी फिल्म लोमड़ को 4 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हेमंत तिवारी ने फिल्मी संगम चैनल पर लंबी बातचीत की। हेमंत जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिल्मी संगम चैनल को मुझे अपने प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे और मेरी टीम को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर, मुझे बताएं कि क्या आपके घर में कला का माहौल था कि आपने अभिनय या निर्देशन फिल्म जगत की तरफ रुख किया? बिल्कुल भी माहौल नहीं था कला का मेरे घर में। मेरे जो बाबूजी हैं वो आर्मी पर्सनल हैं, नाउ वो रिटायर हो चुके हैं। मेरी जो मॉम है वो टीचर थी, अब वो भी रिटायर हो चुके हैं। दोनों के दोनों आराम रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है फिल्मी जगत से मेरी फैमिली का। मैं इकलौता हूँ, आई थिंक मेरे ख़ानदान में मैं इकलौता हूँ जो पहली बार इस इंडस्ट्री में जिसने कदम रखा। तो आपके अंदर कहाँ से क्या कोई क्षण था जिसने आपको रुचि पैदा की? ये क्षण जो मैं बोलूँगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से ना मेरे स्कूल में, मैं एक बात में अपने माँ बाप का हमेशा शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक अच्छी पढ़ाई दी, एक अच्छा स्कूल दिया, एक अच्छे संस्कार दिए। तो कहने का मतलब ये है, दी आर्मी पब्लिक स्कूल जो धौला कुआं में है, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ पर ना ऑडियो विजुअल रूम था, AV रूम बोलते हैं जिसको, जहाँ पर कि बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पर ना तरह तरह की फिल्में दिखाते हैं, जहाँ पर कि मैंने चार्ली चैपलिन, लॉन एंड हार्डी, इन सबको देखा। तो उनको देख के ना मेरे को बड़ा मज़ा आता था, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ना कि वही वो मोमेंट है जहाँ पर कि ये चीज़ मेरे अंदर बस गई। और धीरे धीरे और मैं आई वॉज इनटू आर्ट्स ऑल्सो, सो मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था। सो मेरी ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मेरे को लगता है ना, मैं बहुत ज़्यादा रुचि थी उसमें। तो मेरे को लगता है ना शुरुआती दिनों से आई थिंक कहीं ना कहीं ये इनकलकेट हो रहा था। और मैं अपनी माँ का इसमें अपने आप उनको देना चाहूँगा श्रेय, क्योंकि मेरी जो माँ है वो बड़ी कलाकार हैं। कुर्सियाँ करती हैं और वेस्ट वाली चीज़ों से घर के लिए सामान बनाती थी। सो मेरे को लगता है ना कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये मेरी माँ से पूरा का पूरा वहीं से आया है, मेरे को ऐसा लगता है। और शुरुआती दिनों से ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ बस रही थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 10th में आता गया, तो मुझे धीरे धीरे ये होता गया कि जाना है तो यहीं, और कुछ करना है तो यहीं करना है। इवन दो मेरे जो बाबूजी हैं वो थोड़ा सा इसके उतना मतलब ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ही अग्रीज कि चल यार जो करना है कर। बट शुरुआत में ही वॉज रिलक्टेंट, because he knew that what kind of industry it is, how hard it is for someone to survive, for someone to achieve or reach where उनके आशीर्वाद से जहाँ पर मैं आज हूँ। और फिल्मों में जुड़ने के लिए किस तरह की तैयारियाँ की फिर आपने? मैंने कोई तैयारी की नहीं, मैंने कोई पढ़ाई की नहीं। मुझे लगता है कि क्विंटिन टेरेंटिनो को मैंने काफ़ी फॉलो किया, जो कि एक ऐसे हैं जिन्होंने कि एक्टिंग कोर्स किया था, और फिल्में देखते 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 उन्होंने फिल्में बना डाली, और आज वो इतने बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। सो कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन से भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और जब मैं यहाँ पर आया तो शुरुआती दिनों में दिल्ली में मैं कॉल सेंटर करता था। कॉल सेंटर से मैंने पैसे कमाए, और मेरे को एक चीज़ क्लियर थी, और वो जो आप क्षण की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा था, तो वो मुझे नहीं पता कि क्या था। बट मैं ये बोलूँगा कि एक मिलीजुली भगत थी, जहाँ पर कि मैं बचपन से जो ये देखता आया, कहीं ना कहीं ये आर्ट्स में था, ये भी कर रहा था, ड्रामा नौटंकी ये सब कर ही रहा था। तो मुझे लेकिन इतना, जैसा कि मैंने बोला कि 11वीं 10वीं के आसपास मुझे क्लियर था कि कुछ यहीं पर ही करना है। तो मैं मॉडलिंग फील्ड में भी गया, और ये सब करते करते ना यही सब मैं करता रहा और चला गया। फिल्मों में जुड़ने का वो क्षण कौन सा था? एक जो मैं क्षण जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन सा था। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक सारी चीज़ें इकट्ठी होके एक साथ। सो मैं कॉल सेंटर में था, और वहाँ पर मैंने नौकरी की, पैसे कमाए, और फिर मुझे क्लियर था कि मुझे मुंबई पहुँच के बैरिजॉन एक्टिंग कोर्स करना है।
मेरे को बड़ा था कि यार करना है वहीं से। मैं जैसे ही मुंबई आया मैंने अपनी एक्टिंग कोर्स की और एक्टिंग कोर्स करने के बाद मुझे एक छोटा सा रोल भी मिला, बड़ा प्यारा सा रोल था भगवान राम का दिल्ली 6 में। राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म है और मुझे याद है अमिताभ बच्चन साहब से भी मैं मिला, हाथ जोड़ के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हाय आई एम अमिताभ बच्चन। और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, इतने बड़े आदमी सामने खड़े हैं। अभिषेक बच्चन से मिला। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना जो मैंने यूनिवर्स को कमांड दिया था वो मेरे लिए धीरे धीरे हर जगह फुलफिल होती गई। आते ही मुझे इतनी बड़ी फिल्म में भले ही जो भी रोल था बट मौका मिला। अब इन लोगों को आप देखते हैं तो एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है। वो वहीं फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ ना कुछ लाइफ में होती गई। तो सो कोई क्षण नहीं है जो मैं डिफाइन कर पाऊंगा, बट ऐसा करके मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आते ही मैंने योगा क्लासेस चालू किए, योगा क्लासेस देने चालू किया, उससे पैसे कमाए और धीरे धीरे कुछ ना कुछ करता रहूँगा। सो दिस इज़। फिल्मों से जुड़ना था आपको, फिर कॉल सेंटर की नौकरी और योगा ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? हाँ, तो क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गया था उन दिनों ना FTI का जो कोर्स था जब मैं ये कर रहा था वो आई थिंक बंद था जहाँ तक मुझे याद है। और सर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज थे, आई थिंक 9 प्लेस या 8 प्लेस कुछ करने पड़ते हैं उसके लिए। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर रहूँ फिर 9 प्लेस करूँ उसमें मेरा समय जाएगा, तो इससे अच्छा कि क्यों ना मैं और साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग कॉल सेंटर, क्योंकि मैंने 12वीं क्लास करने के बाद मैं सीधा कॉल सेंटर्स में लग गया था। मैं कोरेस्पॉन्डेंस से अपना इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था और ये इसी में मैंने ये दोनों चीज़ ट्राई की, लेकिन दोनों जो थे वो मेरे फेवर में रहे नहीं। तो तब तक मैंने सोचा कि यार अब यहाँ टाइम दूँ, FTI बंद है, NSD जो है उसमें 9 प्लेस है, उसमें समय लगेगा, तो क्यों ना मैं मुंबई पहुँच के ये सब चीज़ें चालू करूँ। इसमें क्या होगा कि वहाँ पर जाके, क्योंकि मुंबई में क्या है ना कि रहने में, सेटल होने में, समझने में ही आपको सालों साल लग जाते हैं। तो मैं सीधा बोरिया बिस्तरा उठा के एक बिल्कुल अल्हड़, कोई कुछ पता नहीं, रिश्ते नाते नहीं, उठ के आ गया और सो हाँ, एक चीज़ क्लियर थी कि अगर वहाँ जाना है तो अपने बल पे ही जाना है और अपने आप ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कॉल सेंटर्स चालू कर दिए, यहाँ पर आके मैंने पेमेंट दिया और रहना चालू किया, योगा क्लासेस चालू किए और अपना एक्टिंग कोर्स किया और उसके बाद मैं लग गया धीरे धीरे। कोई ऑडिशंस दिन के कम से कम मैंने एक बार, इसी बारिश के मौसम में मैंने एक बार बाइक पे रेनकोट डाल के मैंने 13 ऑडिशंस दिए थे उस दिन। सिलेक्शन एक में भी नहीं हुआ, लेकिन 13 ऑडिशंस मैंने दिए हुए बारिश के मौसम में। और मेरे को बड़ा मज़ा आता था। मतलब मैं आप एक बार बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं सुबह उठ के इतनी जल्दी पहुंच जाता था जहाँ पर भी होता था कि मेरे को कॉल्स आते थे, मेरा नंबर सबके फ़ोन में सेव हो चुका था। वो लोग मुझे कॉल करके ये बोलते थे, अरे यार हेमंत एक काम कर, मेरा भी नाम लिख दे वहाँ पे। क्योंकि सर यहाँ क्या होता है ना, जब भीड़ पहुँचती है ना, तो जब आते हैं ऑडिशन लेने वाले तो वो क्या है, लाइन वाइज बुलाते हैं। अब मैं वहाँ पर पहले पहुँच जाता तो मैं अपना नाम लिख देता था। तो इस मामले में मैं बड़ा उस ग्रुप में फेमस रहा कि अरे यार हेमंत तो पहुँच ही गया होगा, उसको बोल देते हैं। तो ये शुरुआती दिन की मेरी थी कहानी। चलिए, आप दिल्ली 6 आपने किया, छोटा सा रोल किया और बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकात हुई, वो एक्सपीरियंस क्या था और जैसे अमिताभ बच्चन भी थे उसमें, किससे क्या सीखा था? सर अमिताभ बच्चन साहब से तो मतलब सर मेरे को लगता है मैं उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि अभी भले ही मुझे याद ना हो कि क्या बोला, क्या समझा, क्या सुना मैंने, मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब इतने बड़े पर्सनालिटी, इतनी दिग्गज पर्सनालिटी आपके सामने खड़े होते हैं और वो ये बोलते हैं, हेलो माय नेम इज़ अमिताभ बच्चन। सर मतलब आप उनको कौन नहीं जानता, लेकिन इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड, इतने ग्राउंड टू अर्थ, मतलब आपने पहले ही सीख लिया कि यही है, यही तरीका है कि सदी के महानायक बनने का। मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि, बट मतलब ऐसा यही मैं समझ गया सर कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने उनसे सीखा कि बस जो, और एक इंटरव्यू मैंने उनका सुना था, शाहरुख सर बोल रहे थे कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने उनको बोला कि अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है तो भी गलती तुम्हारी है। अरे सर, तो शाहरुख सर बोले कि अरे सर लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, गलती तुम्हारी है। अरे लेकिन सर वो अरे लेकिन गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब तुम बड़े बन जाओगे तो आपको सॉरी बोल के निकलना पड़ेगा, दैट इज़ द होल क्रक्स। सो सर इन्हीं लोगों से सीखा है कि कैसे हाथ जोड़ के बस आगे बढ़ना है, ग्राउंडेड रहना है। तो ये मैंने एक बहुत अहम लेसन उनसे सीखा।
डिलीशियस करने के बाद जी। संघर्ष कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हो गया? कम नहीं होता सर, कम नहीं होता संघर्ष, क्योंकि कोई मैंने ऐसा बट मैं एक बात मानता हूँ कि जो रास्ता मैं या मेरे जैसे और भी लोग लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर इससे बेस्ट रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सर आप इतनी सारी स्ट्रगल्स, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी किल्लतें झेल के जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तो सर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली सर बहुत थे, कि आप इतने सारे ऑडिशंस देते हैं, आपका क्लियर नहीं होता, कई बार होता है तो शॉर्ट लिस्ट होता है तो आप खुश हो जाते हैं, बट शॉर्ट लिस्ट से आप फाइनल में नहीं पहुंच पाते। फिर जब आप फाइनल हो जाते हैं तो पता चलता है कि आप तो पीछे कहीं खड़े थे। फिर कईयों में आप जब आगे आते हैं तो वो कम से कम 6 महीने ऑडिशन देने के बाद आप कहीं एक में जाके, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था। मेरे को लगा कि यार ऐसे तो फिर कब तक, बीच में काफ़ी फिल्में, 1-2 फिल्में भी की मैंने, ऐसी ऑडिशंस के दौरान मैंने 1-2 फिल्में की जहाँ पर कि मुझे एज अ लीड साइन किया गया। मैंने बनारस में शूट किया उस फिल्म के लिए, वो अलग फिल्म थी। मैंने मुंबई में शूट किया, वो अलग फिल्म थी। लेकिन सर वो फिल्में आई नहीं, तो मैंने बोला यार ये तो कमाल हो गया। और सर ये इसमें सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन वो फिल्में आई नहीं। फिर शॉर्ट फिल्म्स किए, तो एक शॉर्ट फिल्म थी बड़ी प्यारी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि कांस में शोकेस हुई। वो उसका अच्छा रिस्पांस था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ खास नहीं। फिर सर एक बड़ा प्यारा सा सीरीज़ हुआ, एक इंटरनेशनल सीरीज़ हुआ जिसका नाम है मेडिना, जो कि अकेडमी अवार्ड नॉमिनी जूलिया रॉबर्ट्स के भाई हैं एरिक रॉबर्ट्स, उनके साथ मुझे 6 महीने एक होटल में रहने का मौका मिला। हाँ, और सर काम करने का मौका मिला। अब सर ये कहानी समझने की कोशिश करिए कि ये हुआ कैसे। सर हर चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको कमांड देना पड़ेगा, आपको उसके प्रति मेहनत, त्याग, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी ये होता है। जो मैं इतने सालों से ऑडिशंस दे रहा था सर, उसकी कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट फिल्म, कोई क्लिप पहुंच गई और उन्होंने मेरे को कॉल किया एंड दे वांटेड एन एक्टर। मैं वहाँ पहुँच गया सर, टॉप 13 मेन कास्ट में वन ऑफ आई वॉज देयर। तो सर काफ़ी सारे देशों के वहाँ पर एक्टर्स थे, जो मेन जो कास्ट थे 13 एक्टर्स, उसमें से एक इंडियन का कास्ट था, तो वो मैं। अच्छा, वो मेन 13 कास्ट समझिए कि आप, मैं एरिक रॉबर्ट्स के साथ वहाँ पर हूँ, ब्रेकफास्ट हो रहा है, सेट पे हम लोग मिल रहे हैं, कितनी मतलब मैं नहीं जानता था उनको, सर मेरे को क्या पता। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने पढ़ा, मैंने बोला अरे बाप रे बाप, वाह यार, वाह रे ऊपर वाले, माँ बाप का आशीर्वाद, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब सर उस मेडिना सीरीज़ से मेरे को ये हुआ कि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। अब मैं आया यहाँ पे तो चलो यार, तो अब ये रिलीज़ होगी तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। अब सर देखिए स्ट्रगल किस कगार तक पहुँच गया था कि 2 फिल्में की वो नहीं हुआ, इंटरनेशनल सीरीज़ किया, वो भी नहीं आया सर, वो भी नहीं आया। एग्जैक्टली सर, समझ रहे हैं आप, हंसी आती है कि बताइए इतनी अच्छी किस्मत कि इंटरनेशनल सीरीज़ क्या वो भी बाहर नहीं आया। तो सर ये स्ट्रगल है सर, ये स्ट्रगल है और ये चलता रहेगा। कुछ आसान अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक मैं वहीं का वहीं। जब आप ऑडिशन लेते हैं और वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है, या जब आप फिल्म कर लेते हैं और फिल्म रिलीज़ नहीं होती है, सीरीज़ कर लेते हैं, रिलीज़ नहीं होती है, उस वक्त क्या बीतती है एज ए कलाकार? अरे सर बहुत मतलब सर मैं उनमें से हूँ नहीं जो कि इन सारे फीलिंग्स को याद रखे, बट फॉर सम रीज़न डेफिनेटली उन दिनों जब ये फीलिंग्स होती हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। एक्टिंग के तौर पे मैंने 2 फिल्में साइन की एज एन लीड एक्टर, ऑडिशंस दे के वो बाहर नहीं आई। उसी के बिना पे मैंने इंटरनेशनल सीरीज़ किया, जाके वहाँ पर 6 महीने शूट किया, वो नहीं हुआ। तो मैं समझ नहीं पाया कि यार वो कहाँ, वेयर आर वी गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग। देन आई थॉट कि एंड सर ऐसी रातें जाती हैं जहाँ रातें कैसे महीनों आपको नींद नहीं आती है, आप करवटें बदलते हैं, आपको समझ, आप चांद तारों से बातें करते रहते हैं रात भर कि यार कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बट देन यू रियलाइज़ कि नहीं यार, गलत हम नहीं हो रहे हैं, ये सिचुएशन है, चलता है, हो जाएगा। कभी परिस्थिति आपके अनुकूल है, कभी नहीं है। तो सर है ये बहुत, आपको बहुत ही हताश महसूस होता है और आप किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि आप फैमिली को परेशान नहीं कर सकते। और सर मैं उनमें से हूँ भी नहीं। मैं अगले दिन सर एक नया हो जाऊँगा, मैं रात भर परेशान, ये जो भी आप कह लीजिए, अगले दिन सुबह अच्छा सा एक योग, ओम, अच्छी सी सांसें,
और सर एक नए दिन एक नई मंजिल की तरफ मैं तैयार। हाँ हाँ वो ठीक है, चलेगा। मैं वही उन्हीं माहौल का, उन्हीं दिनों का मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि उसी की वजह से आज मैं हर चीज़ का धन्यवाद देता हूँ। लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में घूमने चले जाते हैं और उसका हवा खड़ा कर देते हैं। हाँ। आपकी फिल्म वहाँ रही, शॉर्ट फिल्म, उसकी चर्चाएं हुई, पर उसको भी आप नहीं बना पाए। नहीं सर वो तो मेरे लिए बहुत ही अहम था। मेरे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे बॉबी पुष्करना, कविता पुष्करना मैम, तो दोनों ने सर मेरे को बड़ा प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है। और वो फिल्म को लेके गए वहाँ पे और काफ़ी सराही भी गई। लेकिन सर आई थिंक कुछ तो जो डायरेक्टर साहब थे या मैम थी, आई थिंक वो इसके साथ कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो शायद उन्होंने इसको थोड़े टाइम तक अपने साथ रखा, इसको बाहर नहीं निकाला। But that's their call. I think they wanted to do something big out of that. But I really appreciate that the love that they gave me. बहुत प्यार दिया उन लोगों ने और बहुत अच्छा ये काम भी था जो कि, और उस आदमी ने मेरे से बड़ा अच्छा काम निकलवाया भी। बॉबी सर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम निकलवाया। तो सर हुआ तो उसका आई एम श्योर होता होगा, क्या नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री में तो हर चीज़ होती है। बट सर होता है सर, सब बजट का खेल है आई थिंक। आपने 6 महीने एरिक रॉबर्ट के साथ गुजारे थे। किस ढंग की आपकी दोनों की ट्यूनिंग थी और क्या सीख रहे थे आप उनसे? अरे सर ट्यूनिंग तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ ना, मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ट्यूनिंग क्या बहुत ही प्यारी, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी रही मेरी, इतना अच्छा कि हम लोग गले, ये देखिए। सो ये थे सर हमारी ट्यूनिंग। बड़ी सर बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे और छेड़ते भी थे, जैसे मैं कहीं पर बैठा हूँ तो एकदम से ना कुछ, कौन है यार, तो छोटा सा हमेशा पीछे से, हमेशा, और मैं एकदम से देखूँ और पीछे देख कौन है यार, एकदम से, और चेहरा टर्न होता था गुस्से के साथ, और जैसे उनको देखता था वाला ये लाइक दैट। और सर मैं इस आदमी एरिक रॉबर्ट सर की मैं दाद देता हूँ और अगेन आपका प्लेटफॉर्म लेके धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बाकायदा मुझे स्पेशल वीडियो भेजा है सर, वो स्पेशल वीडियो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है। इन्होंने फिल्म के बारे में बोला है, लोमड़ के बारे में इन्होंने बोला है, और इन्होंने सर वादा किया था मेरे से कि जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ होगी, अगर आपके पास बजट होगा तो मुझे बुला लेना, मैं प्रमोशन भी कर दूँगा। लेकिन सर चलिए उतना नहीं था बजट, लेकिन इन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और इन्होंने बाकायदा मुझे वीडियो भेजा है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो है, अभी मैंने आई थिंक 4-5 दिन पहले ही डाला, और मैं तहे दिल से इनका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच एरिक सर, और बड़ी अच्छी ट्यूनिंग, बड़ा मज़ा आया। तो और सीखा ये सर कि सर अगेन जैसे वो लोगों से बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे, वो बड़ी सीखने लायक थी। किसी के साथ भी बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, बड़े कूल, बहुत ही कूल, या अगेन। और हाँ, जब परफॉर्मेंस पे आते थे जब वो परफॉर्मेंस पे अपने, तो बिल्कुल सीरियस, कोई मस्ती मजाक नहीं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी, बहुत प्यारे आदमी। तो फिर करियर आगे बढ़ा कैसे फिर? क्योंकि आपकी जो फिल्में की हो तो आई नहीं। एग्जैक्टली। तो अब सर हुआ ऐसे कि मैं, अब क्या होता है सर कि आप कुछ ना कुछ तो करना है। अब सर मेडिना से जो भी मैंने थोड़ा बहुत कमाया, वो सर मैं जब आया मुंबई तो मैंने सोचा कि यार या तो मैं इसमें कपड़े लत्ते ये वो ताम झाम कुछ खरीद लूँ, और वही सर हुआ आयाशी वाली लाइफ समथिंग, जैसा कि आपने बोला, या तो मैं अपना करियर और ड्रीम पे फोकस करूँ। सर मैं आया और साइमल्टेनियसली सर, क्योंकि मैं फिल्में देखता था, लोगों से मिलता था, जुड़ता, मेरे को लिखने का शौक हो गया था, और मैं स्कूल डेज़ में लिखता भी था। मैंने लिखना चालू कर दिया था। जब तक मैं आया मुंबई वापस कतर से, तब तक मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट थी। और सर देखिए जादू, देखिए कैसे यूनिवर्स काम करती है। जब मैंने फिल्में देखनी चालू की थी तो एक फ़िल्म देखी थी रोग, एल्फ्रेड हिचकॉक साहब की, जो कि पूरी की पूरी फिल्म कैसे उन्होंने वन शॉट दिखाने की कोशिश की। 10 मिनट के रील चलते थे और पीठ के पीछे जाके वो काट देते थे, रील बदल के वापस से चालू करते थे। उस फिल्म ने मुझे सर एक टाइम पे इंस्पायर किया था, लेकिन मैं भूल गया था उसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटक गई थी। अब सर क्या हुआ कि जब मैं लिखना चालू किया, ऑटोमेटिकली देखिए कैसे हाथ अपने आप ही लिखने चालू किए, यूनिवर्स ने काम किया, और एक फ़िल्म जो लिखी वो वन शॉट फिल्म लिख दी मैंने। अब सर जब मैं यहाँ पर आया, थोड़ा सा जो मैं लाया था अपने साथ वो मैंने इसमें लगा दिया। अब सर लोग आते हैं तो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इधर जो भी है। मैंने बोला नहीं यार,
ये सपने हैं, ये पूरे करने हैं, ये करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर मैंने ये फ़िल्म नहीं बनाई तो और बनाएगा कौन? कोई तो बनाए। क्योंकि सर जब मैं ये स्क्रिप्ट लेके भी गया तो सर साइमल्टेनियसली मैं ये भी कर रहा था, मैं लिख के लोगों के पास लेके भी जा रहा था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलना चाहता है भाई। क्योंकि वन शॉट है ना सर, अब जब देखी नहीं है कोई खाना, आपने खाना खाया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे चलेगा? आपको बॉक्स ऑफिस का उसका वो नहीं पता कि भाई इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि फिल्म बनती कैसी है, क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा है। वन शॉट कट्स के साथ आज तक फिल्में देखी हैं, वन शॉट में कैसे कहानी बोली जाएगी। तो सर इसलिए मैंने बोला कि यार कुछ तो अनोखा करना है और मेरे को ही करना और मैं ही करूँगा। और सर मैंने ये फिल्म लिख दी। लिखने के बाद मैं एक्टर्स के पास गया, उनको बोला कि सर कुछ अनोखा है, लेट्स डू दिस। सर टीम मेरी इतनी अमेजिंग थी कि सबके सब साथ में आ गए, कैमरामैन आ गया और सर सब ने मिलके फिल्म बना डाली। और सर उसके बाद ये फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सक्सेस मिला इसको। ये मैक्सिमम लोमड़ जो है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, लोमड़ जो है वो दुनिया की पहली ब्लैक एंड वाइट वन शॉट फिल्म है। इस फिल्म में कट नहीं है और ये दुनिया की पहली मैक्सिमम अवार्ड विनिंग वन शॉट फिल्म है। हमने 24 अवार्ड्स जीते हैं ग्लोबली, जो कि वो बड़ा अच्छा इसको सपोर्ट मिला। आपने कहा कि आपके दिमाग में आया कि आपको लिखना चाहिए। हाँ। तो लोमड़ की जो कहानी आपने लिखी उसका स्रोत क्या था, इंस्पिरेशन कहाँ से आई कहानी की? करेक्ट। तो सर लोमड़ जो है इंस्पिरेशन, सर मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म हो और जो कि दिलचस्प हो और एक लोकेशन पे हो। एक लोकेशन में लिखते लिखते कुछ ऐसा लिखा गया कि वन शॉट फिल्म हो गई। इंस्पिरेशन सर आई थिंक वही था, जब मैंने रोप देखी अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की, वहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं ये आ गया था अंदर कि ऐसा कुछ हो सकता है। 2015 में एक फिल्म आई विक्टोरिया, जर्मन फिल्म है, अगेन 2 घंटे 20 मिनट की वो वन शॉट है, ठीक है। वो मैंने मामी में देखी तो सर वो वापस से रिवाइज हो गया। तब तक मैंने आधा अधूरा कुछ लिख दिया था, आधा अधूरा मैंने लिख दिया था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं विक्टोरिया देखने के बाद कतर गया था। तो विक्टोरिया जब मैंने देखी तो मुझे को लगा यार, तब तक सर मैंने वहाँ पर दूसरी वन टेक लिखी थी जो कि मैं आज तक नहीं बना पाया। और वो देखने के बाद मैंने बोला यार ये ना कुछ तो है कुछ। और सर मैंने वापस से लिखा उस वाले का आधा जोड़ के और यहाँ पर आधा जोड़ के सर उसको और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश और कुछ एक अनोखा करने की कोशिश। तो सर विक्टोरिया और जो रोप है, दे बोथ इंस्पायर्ड मी टू मेक लोमड़। आज रंगीन फिल्मों का ज़माना है, ऐसे में ब्लैक एंड वाइट की बात आपके दिमाग में क्यों आई? आपको क्यों लगा कि अब लोग ब्लैक एंड वाइट देखना चाहेंगे? सर मेरा ये मानना है कि ब्लैक एंड वाइट जो वो कलर है ना, ये एवरग्रीन है, ये जाएगा ही नहीं कभी। आप सर आज भी ना 2 फ्रेम रख दीजिए, एक कलर और एक ब्लैक एंड वाइट। जो है ना सर आशिक, जो बिल्कुल फिल्में और फोटोग्राफी, उनको सर आज भी वो ब्लैक एंड वाइट पसंद है। खैर मेरा ये नहीं था, मेरा रीज़न ये था कि सर मेरी जो फिल्म है ना, वो ब्लैक एंड वाइट में जो मेरे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं वो सर मेरे को पूरा यकीन है कलर में नहीं निकल के आ पाते। क्योंकि सर मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर जो कैरेक्टर है वो ग्रे है, हर कैरेक्टर ग्रे है। हर किसी के अंदर ना सर हम लोग बैलेंस में चलते हैं, दोनों तरफ पलड़ा 50-50 का होता है। किस मोमेंट पे पलड़ा इधर हो जाए और इधर हो जाए हमको खुद को नहीं पता। ये फिल्म है ही उसी के बारे में कि हर इंसान के अंदर एक अजनबी छिपा होता है, जिसकी पहचान अनजान जगह पे और अनोखे समय पे होती है। आपके अंदर भी लोमड़ हो सकता है, मेरे अंदर भी है, दोनों के अंदर। कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, हमें और आपको भी नहीं पता। तो सर इसीलिए मेरे को ये ब्लैक एंड वाइट में करना था, टू शो द ग्रे, टू शो द द एंटी ऑफ एवरीवन, बस। तो फिल्म का नाम लोमड़ रखने की वजह यही थी या कोई और? सर लोमड़ इसलिए क्योंकि लोमड़ जो सर एक्चुअली देखा जाए ना तो फिल्म का जो टाइटल है वो मैंने रखा भी उसको येलो कलर में है। अच्छा। येलो कलर का भी रीज़न है सर कि ये जो श्रूड, जो थोड़े से चालाक, थोड़े से जो धूर्त और जो थोड़े से मतलब इनका जो एक मैंने कलर देखा कि यार इनका कलर कौन सा होता है। हर चीज़ का कलर है ना, रेड पैशन के लिए होता है, तो ये जो सर धोखेबाजी और धूर्तपना, शातिरपना, इसका सर कलर जो है वो येलो की तरफ है सर। इसीलिए मेरा जो लोमड़ का जो कलर है वो भी येलो में। आप जब मेरी फिल्म देखेंगे तो उसमें जो जितने भी नाम आते हैं ना लोगों के, वो सब येलो में रहेंगे, बाकी सब कुछ सफ़ेद में रहेगा। और लोमड़ इसलिए क्योंकि लोमड़ जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो कि बड़ा चालाक जैसा होता है, बड़ा धूर्त, इसीलिए सर लोमड़।
वन टेक फिल्म बनानी थी, उसके पीछे एक वजह ये तो नहीं थी कि बजट नहीं था? सर पहले तो ये थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं सर ये क्लियर कर दूं कि जैसे क्या होता है कि एक नॉर्मली फिल्म जो है वो 3-4 महीने शूट होती है, ठीक है, और अगर एडिट के बाद कुछ पैच वर्क के लिए भी जाता है तो कह लीजिए एक मोटा मोटी 6 महीने का शूटिंग लगा के 2 घंटे की फिल्म बनती है, करेक्ट। लेकिन सर 6 महीने की फिल्म जो भी आपने बनाया वो एडिट टेबल पे जब गई तो एडिट पे खर्चा होता है। दिस इज़ जो लोगों को लगता है कि अरे यार ये फिल्म तो एडिट हुई नहीं तो इसमें तो खर्चा होगा नहीं। लेकिन सर मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं और आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये बता दूं कि अगर वो लोग 6 महीने शूटिंग पे और उसके बाद 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो सर हम लोगों ने 6 महीने रिहर्सल किए हैं, उसके बाद हमने 2 घंटे की फिल्म बनाई। तो सर जो भी बजट वो जो एडिट टेबल पे जाता है सर हमारा वो रिहर्सल में जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है सर कि ये इसमें पैसे कम लगते हैं। पैसे लगते हैं सर, पैसे लगते हैं, लेकिन यही है कि मेरी टीम ने मेरा साथ दिया तो ये फिल्म बन पाई। ये बहुत ही बड़ा एक ये गलत फहमी है कि ये वन शॉट जो है वो लो बजट में बन जाती है। नहीं सर, इमेजिन करिए सर रिहर्सल आप कर रहे हैं, उसमें तो हर चीज़ लग रही है ना, कैमरा लग रहा है, लोकेशन लग रहा है, भले ही सब आपका साथ दे रहे हैं लेकिन सर कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो होगा ही। तो सर ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ और होती है कि जब कलाकार किसी किरदार को प्ले करना शुरू करता है तो एक इमोशंस और सारी चीज़ें वो बनता है। जब शूटिंग रुक रुक के होती है, गैप लेके होती है, तो फिर बार बार वो उस चीज़ को पकड़ना शायद इतना आसान नहीं होता होगा। और वन शॉट टेक में सारी चीज़ें बंधी रहती हैं, एक साथ चलती हैं। सर आप यकीन मानिए आप ना एक के बाद एक खतरनाक चीज़ें बोलते जा रहे हैं। मैं एक्चुअली थैंक यू सो मच आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि इस फिल्म में क्या सर इतनी अच्छी बात आपने बोली। सर जो बड़े से बड़े जो एकेडमी अवार्ड विनर्स हैं सर, एट द एंड ऑफ द डे जैसी कट होता है आप मूड से बाहर आते हैं, फिर आपको मूड में जाने के लिए टाइम लगता है। सर आप नहीं ला पाएंगे वो परफॉर्मेंस जो आपने पिछले टेक में दिया, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसीलिए सर जो फिल्म होती है उसमें बैकग्राउंड स्कोर ये वो ताम झाम एडिट टा POV 2 शॉट 1 शॉट ये वो सब मिला के सर उसको एक बनाया जाता है। सर इस फिल्म की खासियत ये है कि आदमी कंटिन्यूस बात करता है तो सर वो जो इमोशंस हैं सर वो कंटिन्यूस फ्लो करते हैं। आदमी जो भाग रहा है, आई एम सो हैप्पी सर, ये स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। आदमी भाग रहा है सर, वो हाफना आप कभी भी एक कट वाली फिल्म में वो सेम हाफना आप ला ही नहीं सकते सर, संभव नहीं है। संभव नहीं सर। वो रोना सर, अब आप इमेजिन करिए चल रही है। मैंने सर एक्टर्स को क्लियर बोला, देखो सर ऐसा है, अगर रोना आएगा तो रोना, नहीं आ रहा तो मत रोना। और सर इतने इंटेलिजेंट एक्टर्स मेरे, इतने कमाल के परफॉर्मेंस सबके सब। सर उन्होंने एक्चुअल में 1-2 जगह है जहाँ पर कि मुझे कुछ चाहिए था, उन्होंने वो नहीं दिया, लेकिन सर फिल्म में बिल्कुल पता नहीं चलता। जब आज भी मैं फिल्म देखता हूँ मैं भूल गया हूँ वो मोमेंट्स कि यार मैंने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन सर कुछ जगह पे ना सर नेचुरल जो चीज़ें आई हैं सर वो सिर्फ और सिर्फ ये इकलौती फिल्म है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ नया, कुछ अनोखा, एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस। लोमड़ है क्या ये दोस्तों की कहानी है? सर लोमड़ जो है सबके सर दोस्तों की कहानी है, एक्चुअल में है, यू आर राइट, एक्चुअल में है। क्योंकि ये जो कपल हैं जो आज 10 साल के बाद मिल रहे हैं, ये एक टाइम पे एक साथ थे, आज 10 साल के बाद ये लोग मिल रहे हैं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं है जैसे एक ज़माने में थी। आज ये लोग कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं। अब 10 साल बाद अगर आप भी मेरे से मिलें तो आपकी लाइफ में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से आज मिले हैं और कुछ अनोखा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन रास्ते पे उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और कैसे वहाँ पर अनोखे कैरेक्टर्स, अनवांटेड कैरेक्टर्स आने चालू होते हैं और कैसे सबके अंदर का लोमड़पना बाहर आता है। लोमड़ इज़ एवरीवन हैज़ ए स्ट्रेंजर विद इन देम। हर इंसान के अंदर एक अजनबी छुपा होता है जिसकी पहचान अनजान जगह पे और अनोखे समय पे होती है। यही वो लोमड़ है और यही सबके अंदर का लोमड़ इस फिल्म में बाहर आता है। फिल्म में जो किरदार है वो किरदार क्या है और उनके लिए किस कलाकार को आपने क्या सोच के लिया? जो कलाकार हैं सर हम मेरे फिल्म में वो सारे के सारे FTI ग्रेजुएट्स हैं। क्या सोच के लिया? सर इंटेलिजेंट है सर, सारे के सारे, मतलब वो दिखता है फिल्म में ना। जैसे एक सीन था जहाँ पर कि एक सीन है जहाँ पर कि एक एक्टर को ना कुछ सामान नहीं मिलता, तो वो सामान नहीं मिलता बट वो
कुछ ना कुछ कर लेते हैं और कुछ करके वो मतलब लेट्स नॉट, मैं इतना मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें थी जो कि एक्टर्स को अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने उसको भी अपना औजार बना के और उसको भी बड़े अच्छे से निखार दिया स्क्रीन पे। और सिमिलरली सर एक और एक्टर जो कि फिल्म के बीच में बड़ी गंदी चोट लगी, जो कि स्क्रीन पे दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमको पता है कौन सा मोमेंट है, बड़ी गंदी चोट लगी सर, लेकिन उस एक्टर ने ऊ नहीं किया, आ नहीं किया, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चलता रहा सर। वो एक्टर आई थिंक 1 या 2 हफ्ते बेड रेस्ट पे भी था, वो आ नहीं किया सर। तो सर इसलिए मैंने ये एक्टर्स लिए, क्योंकि सर इनको ना सिनेमा का पता है, इनको पता है कि यार अगर कहीं हुआ तो फिर वापस से सब होना पड़ेगा। इतनी मेहनत पूरी टीम की, पहले वाले टेक में तो 87वें मिनट पे कार्ड खत्म हो गया, इतनी मेहनत, इतनी रिहर्सल, इतना सब कुछ करने के बाद। तो ये इस बार जब हो गया, चोट भी लग गई, कंटिन्यू हुआ, सामान नहीं मिला फिर भी कंटिन्यू किया। तो और सर सबके सब सर इनपुट्स देने में एक से एक तगड़े इनपुट्स दिए उन्होंने, वो सर इनकलकेट भी हुए सर, फिल्म के अंदर दिखते भी हैं। तो सर यही कारण था, क्योंकि ये सारे जो एक्टर्स थे ना, एक से एक मंजे हुए कलाकार हैं और शातिर हैं, लोमड़ है सर। इन कलाकारों के नाम भी बताएं और उनके किरदार के नाम भी बताएं। हाँ सर, तो सर सबसे पहले जो है वो औरुशिखा डे है, जिनका कैरेक्टर का नाम है रिया। अरे वाह, आज तक नाम याद है सर। और सर बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है। और सर दूसरी जो है वो तीर्था मुरबाडकर, उनका नाम नैना है। और नैना इंटेलिजेंट, बहुत मैं सर कुछ नहीं बोल सकता, मैं एक से एक मंझे हुए हैं, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, सबको कैमरे का पता रहता है सर। एक बार भी किसी एक्टर का किसी ने कैमरे में नहीं देखा है। तो और फिर अपने परिमल आलोक हैं, अगेन वेरी बहुत ही अमेजिंग एक्टर। देन आपके हमारे कैमरामैन हैं, जिन्होंने बेहद खींच दिया उन्होंने, सुप्रतिम भोल जिनका नाम, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन संभाला है फिल्म को। और उनकी पूरी टीम और मेरी पूरी टीम, सब ने मिलकर सर बड़ा मज़ेदार काम किया है। आप फिल्म के लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और आपने अभिनय भी किया है जी। जब आप खुद अभिनय कर रहे थे और वन टेक फिल्म थी, जी तो फिर डायरेक्शन कौन कर रहा था और कैसे हुआ ये सब कुछ? एग्जैक्टली तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप रिहर्सल्स इतने करते हैं तो लास्ट के जो कुछ हमारे जो चंक्स होते हैं, जो दिन होते हैं, उसमें बाकायदा कैमरा हायर होता है, शूट होता है। और शूट के बाद सर मैं पूरी की पूरी फिल्म बैठ के देखता था और उसमें से गलतियाँ निकलती थी, छाटे जाते थे। और इसीलिए मैं वहाँ पर कैमरामैन को बताता था कि ये ऐसे, और उसके बाद वापस से। तो इस मामले में सर अगेन मैं अपनी टीम का बहुत दाद देना चाहूँगा कि कितनी बार भी मैंने उनको रिहर्सल्स किया, कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। सर बेस्ट पार्ट ये थी इस फिल्म को कि इसको मैंने चंक्स में किया, जैसे पहले 10 मिनट, तो सर इसमें रिहर्सल्स बहुत हुए, है ना। जैसे पहले रीडिंग्स हुई, रीडिंग के बाद मैंने स्क्रिप्ट सबके हाथ से हटवा दी, फिर हम लोग धीरे धीरे मैं 10-10 मिनट के लिए सबको लेके गया लोकेशन पे, वहाँ जाके उनके साथ 10-10 मिनट के रिहर्सल्स किए, फिर धीरे धीरे 20 मिनट, फिर धीरे धीरे आधे घंटे के साथ, फिर धीरे धीरे पूरी टीम को लेके गया, फिर धीरे धीरे मैंने टेक्नीशियंस को लाना शुरू किया। तो सर इस हिसाब से क्या होता है ना, मंझ जाता है आदमी बहुत। तो मेरे को ये मानना है कि एक टाइम पे ना सर अगर मैं ना भी रहूँ ना तो सर कोई भी संभाल लेगा इसमें, लाइक दैट। इतना मतलब सब साथ में थे, इतना मंझे हुए थे। तो इसमें तो सर डायरेक्शन तो क्या ही बोलिए, मैंने पूरी टीम ने मुझे डायरेक्ट किया सर। लोकेशन क्या थी? फिल्म सिटी गोरेगांव। कितने समय लगे शूट करने में? कितने? शूटिंग का समय कितना था? शूटिंग का समय 1 घंटे 40 मिनट पूरा। चलिए, एक चीज़ और है कि इस फिल्म को कई, आपने कहा कि 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल गया। हाँ। वहाँ फिल्म देखने के बाद लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, उनके क्या रिमार्क्स थे? सर ये 1-2 रिव्यूअर्स तो सर मेरे को क्लिक हुए हैं पूरे। एक ने तो ये बोल दिया है कि यार हेमंत प्लीज़ ये फिल्म दुनिया के लिए निकालो बाहर। उनका ऑडियो है बाकायदा मेरे पास, उन्होंने क्लियर बोला है, हेमंत लेट द वर्ल्ड सी व्हाट यू एंड योर टीम हैव क्रिएटेड। और एक और रिव्यूअर्स हैं सर, उन्होंने बोला कि मैंने ये फिल्म 2 बार इसलिए देखी, ये जानने के लिए कि फिल्म में कट कहाँ है,
क्योंकि मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं सर कि काफ़ी सारी फिल्में, अभी एक हाल में मैंने एक फ़िल्म सुनी, साउथ में कोई है, मैंने उस फिल्म को देखा। सर उस फिल्म में ना, अब ऑडियंस को नहीं पता रहता ना सर, उस फिल्म में सर इतने सारे मोमेंट्स है जहाँ पर कि एक एक फ्रेम के लिए ब्लैक स्क्रीन है, और कुछ फ्रेम्स के लिए आपके कैमरे के सामने, अब जैसे आपके ऑडियंस को मैं क्लियर बता दूं कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये होते 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 और ये आपकी स्क्रीन के सामने ये काला आया। सर एक फ्रेम के लिए ऑडियंस को बता रहा हूँ मैं, सर वो जो एक फ्रेम के लिए आपको काला मिला ना, उस पर आप कट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप शूटिंग होते 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 ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा है, और ये धीरे धीरे आप लोग पास आ रहे हैं, और ये सर आपके कैमरे को मैंने एक फ्रेम के लिए ढक दिया। तो ढक दिया ना सर, तो यहाँ पर जो एडिटर्स होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है एडिट करने का। तो सर मैंने जब वो देखी, मैंने बोला यार ये इतने सारे हैं ये मोमेंट्स इस फिल्म में, तो हमारी फिल्म में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इस फिल्म में मैंने स्पेशली अपने कैमरामैन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई कभी भी किसी भी मोमेंट में मेरे कैमरे को किसी भी चीज़ से ढकना मत, क्योंकि वो फिर आप वन शॉट बनाओ या नहीं बनाओ, वो फिर ना वो हो जाता है कि यार यहाँ पर काटिए फिल्म। तो सर ये चीज़ वो जो अपनी जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने क्लियर बोली ये चीज़, यार हमने ये फिल्म को 2 बार सिर्फ इसलिए देखी ये जानने के लिए कि इस फिल्म में कट कहाँ है। तो उन्होंने ये क्लियर बोला कि इस फिल्म में कट है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ, लाइक दैट। तो सर बहुत ही सराहनीय रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही उम्दा बेहतरीन रिस्पॉन्स हर जगह से। फिल्म 2019 में बन गई थी, सिनेमा घर में आने में इतना समय क्यों लग गया? सर सिनेमा घर में आने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि पहले तो मैं हूँ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मेरे पास है नहीं पैसे, जो भी था वो मैंने बेच बाच के अपनी, यहाँ तक मैंने बाइक भी बेची है अपनी इस फिल्म के लिए, और मुझे घर से भी बाहर निकाला गया है, रेंट नहीं था। 4 दिन तो मैं बाहर अपनी लोमड़ वाले अपने टीम मेंबर को बोला कि भाई वैन लेके आ, और मेरे सामान पूरा उसकी वैन में डाला। मैंने बोला भाई अभी 4 दिन पूछना नहीं मेरे को। और सर मैं कहाँ सोया हूँ मुझे खुद को आइडिया नहीं है, कैसे ना कैसे करके फिर अरेंज किया, फिर मैं वापस अपने कमरे में गया, तो सर मुझे बाकायदा धकेल के बाहर भी निकाला है, और भी काफ़ी कुछ हुआ। तो सर कहने का मतलब ये है कि पैसे नहीं थे, किल्लत इतनी थी, फिर बीच में सर कोविड आ गया। मैंने तो सोच लिया था कि सिनेमा घर में नहीं आएगी, मेरा क्लियर था, इसलिए मैं OTT प्लेटफॉर्म्स में मैं ट्राई भी कर रहा था। लेकिन सर फिर मैंने ना होते हैं ना सर वो कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स आ जाते हैं, आप जब डाउन होते हैं तो किसी की बात सुन लेते हैं तो वो वापस से आपको रिवाइज हो जाता है, यार ये तो मेरी ही लाइन बोल रहा है, लाइक दैट। तो हुआ सर, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए और मैंने सर वापस नौकरी पकड़ ली। मैंने बोला यार अब मेरे को ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। मैंने सर वापस अपना सुबह योगा क्लासेस चालू की, और सर मैंने एक नौकरी ढूंढी, और वो नौकरी मैंने रात में की। एक दोस्त था जिसको एक ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो मैंने बोला यार मैं कर लेता हूँ, और उसने बोला अरे पागल है क्या, तू क्यों करेगा? बोला अरे देख, तेरे को ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए, मेरे से बेहतर तेरे को कोई मिलेगा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, तू वहाँ दे रहा तो मुझे दे दे। सर मैंने कंटिन्यूसली सर 2 साल ये दोनों काम किए हैं, और मेरे को पूरा इस बात पे गर्व है कि वो पैसे जोड़ के आज मैं इस फिल्म को वो मकाम दे पा रहा हूँ। PVR सिनेमाज में ये फिल्म आ रही है 4 अगस्त को, आपके दर्शकों को बता दूँ। और सर ऐसे मैंने किया है, मैं सर सीधा पहुँच गया ऑफिस में, बोला सर मुझे करना है, आप मुझे तरीका बताइए। अब सर PR के भी पैसे नहीं, PR तो आप देखा ही होगा कि सर मैं एक फॉक का कपड़ा डाल के मास्क लगा के सड़कों पे घूम रहा हूँ। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है सर, वो लोगों ने सराहा है, वो जो मैं लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज में जा के लोगों को कार्ड बांट रहा हूँ। तो सर हुआ है सर, सब किया है सर, इसलिए समय लग गया। इस पूरे जो प्रोसेस रहा फिल्म लिखने से लेके अब जब रिलीज होने जाए, ये पूरे अनुभव को बताना हो, क्या रहा अनुभव? सर इसका तो एक ही वर्ड है, अनुभव। अनुभव ही है सर, ये तो क्या बोले अब आदमी, ये तो सीख है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रेरणादायक है सर, हाँ प्रेरणादायक। और हाँ एक सीख है सर, एक मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा ये देख लिया सर कि कोई भी हिंड्रेंस नहीं है आपके सामने, आप ही हिंड्रेंस हैं और आप ही सोल्यूशन है। हर चीज़ का जो एक होता है ना हर्डल, वो आप हैं, और किसी भी चीज़ उसी चीज़ का सोल्यूशन भी आप ही हैं। आप दुनिया में देखते रहते हैं कि यार इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं, ऐसे होगा, नहीं भाई नहीं, आप ही सोल्यूशन है, एक स्टेप लेके देखना है बस। ये मैंने सीख लिया इसमें से। आप योगा सिखाते भी हैं, योगा ट्रेनर भी हैं, योगा खुद करते हैं। योगा से जीवन में कितनी चीज़ें बदलती हैं, और जो काम करने के तनाव होते हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलती है? सर कैसे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। ये तो मतलब ये वो क्वेश्चन है सर जो कि मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर अगर ये पूरे थ्रू आउट
मुंबई में आने से लेके यहाँ तक की जर्नी में अगर मेरा किसी ने साथ दिया है या किसी ने मुझे अभी तक इस एनर्जी को मेरे अंदर कंटिन्यूस रखने की कोशिश की है तो वो योगा है सर। सुबह उठ के मैं एक बिना तोड़े रूटीन योगा करता ही करता हूँ सर। वो जो ओम का जो उच्चारण होता है और जो सर वो जो सांस अंदर जाती है जो बाहर आती है सर, उससे अच्छा फीलिंग नहीं है सर। आप रिलैक्स होते हैं, फ़ोन ऑफ करके ज़ेन मोड पे आप सर जो उस अवस्था में जाते हैं ना सर, आपकी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। सीधी सी बात है, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती जितना आप योगा से ले सकते हैं। ये बहुत सर अंडररेटेड है लेकिन सर बहुत अच्छी चीज़ है सर। इसने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत एनर्जी आती है इससे। इसके बाद की क्या योजनाएं हैं? सर इसके बाद अब रुकना नहीं है सर और अब करना है सर। अब सर पूरा यही है कि इस फिल्म को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है। एक छोटी सी चिंगारी लगी है अभी सर आपके माध्यम से और आगे जो भी मेरे दिमाग में है उसके माध्यम से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। और 4 अगस्त को मेरे को ना इस फिल्म से अवेयर करना है लोगों को कि वन शॉट है क्या, सिंगल शॉट है क्या, ऐसी फिल्में होती क्या हैं, दिखती कैसी हैं, इनका डायलॉग्स कैसे होते हैं, परफॉर्मेंसेस कैसे होते हैं और क्या है इतना और ऐसा क्या खास है। मेरे को ये अवेयर करना है लोगों को। बस मेरे को इस फिल्म से ना, अगर मैं इस फिल्म से 4 लोगों तक भी पहुंच गया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 4 लोगों ने भी ये बोल दिया ना कि यार मैंने वन शॉट देखी और उसका नाम है लोबर, सर सफल हो जाए। अब तक की आपकी जो जर्नी रही और जो कुछ भी आपने उपलब्धि हासिल की, इससे लेकर आपके माता पिता क्या करते हैं? सर बहुत खुश हैं, बहुत उनको सर देखिए बहुत खुश हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस दिन पीवीआर में लिस्टिंग आई और वो मतलब सर उनको तो खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़का जिनका कोई कनेक्शन नहीं था सर, उन्होंने तो मेरे को ये सोच के भेज दिया कि यार जा ठीक है आ जाएगा, ठीक है 1-2 साल 3 साल अपने आप आ जाएगा। उनको नहीं पता था सर कि ये इतना आगे तक हो जाएगा कि आज इसकी फिल्म के साथ 4 अगस्त को सर श्री रजनीकांत जी भी आ रहे हैं। तो मेरा भाई तो उस बात पे खुश हो गया कि यार तेरे फोटो मैंने रजनीकांत सर के साथ देख लिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। मेरी बहन अलग खुश है कि यार मैंने देखा पोस्टर नीचे सनी देओल उनका फेवरेट, तो सबके फेवरेट के बीच में मैं उनका फैमिली मेम्बर, तो सर बहुत खुशी हुई सबको। और किसी ने मतलब सर सोचते सब हैं सर कि ये हो जाएगा, होप तो सब रखते हैं ना सर, लेकिन सर जब तक होता नहीं है तब तक आज हो गया तो मेरे को तो सर अब मेरे को तो अब कुछ लगता ही नहीं है कि ये मतलब सर एक्साइटमेंट है बट एट द सेम टाइम ऐसा है कि हाँ हो गया। तो सर मेरी फैमिली तो बेहद खुश है सर, मतलब दे आर बहुत खुश है, बेहद खुश। हेमंत जी, फिल्म संगम सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।